तो दोस्तों दिक्कत ये है कि केमिकल रिएक्शंस को लिखने में बहुत परेशानी आ रही थी। मतलब क्या हो रहा था कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा। मतलब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्ट इन प्रेजेंस of oxygen. Magnesium react in presence of oxygen to give magnesium oxide। तो ये छोटा सा रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग को इतना टाइम लग गया। तो ये अगर हम लोग कम से कम डेली दिन में 100 रिएक्ट इस तरह से लिखें तो वो केमिस्ट्री का नोटबुक कम और हिस्ट्री का नोटबुक ज़्यादा लगेगा। तो उन लोगों का बात सोचिए जो केमिस्ट है या फिर जो साइंटिस्ट है, जो डेली कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, उन लोगों को लिखने में बहुत दिक्कत आती होंगी। एक दिन में वो लोग कितने ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, इतने ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और उसको नोट डाउन करना पड़ता है, रिएक्शंस को लिखना पड़ता है। अगर उस रिएक्शंस को वो लोग इस तरह से कहानी के बेसिस पे लिखे तो मतलब कितना टाइम वेस्ट हो जाए, उसका उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप लोग सोच सकते हैं। मतलब वो लोग छोड़ छाड़ के बोलेगा हम लोग जा रहे हैं भाई योगा करने, तो ये हाल हो जाएगा। इसलिए किसी ने उपाय लगाया कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा जाए। तो तब इंट्रोड्यूस हुआ किसका, केमिकल इक्वेशन का। किसका, केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो और कुछ नहीं है, क्या है, एक शॉर्ट एब्रीविएशन है बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन को लिखने का। और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव मतलब सहूलियत, जिससे हम लोग पता चल जाता है कि जो रिएक्शन, जैसे यहाँ मैग्नीशियम, ये सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि गैसियस फॉर्म में कि एक्वस सॉल्यूशन है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पर हम लोग जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग को हर चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। ये कहता है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रू केमिकल चेंज और रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, ट्रू केमिकल चेंज का, जो सच में हो रहा है, जो ट्रू हो, मतलब सच में केमिकल चेंज हो रहा हो। कुछ भी लिख के हम लोग काम नहीं चलाएंगे। तो वैसा केमिकल चेंज या फिर कोई ट्रू रिएक्शन जिसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब सिंबॉलिक तरीका से दिखाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, क्या, कोई कहानी का फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, कहानी का फॉर्म में कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, इतना कहानी हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग केमिकल इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में खाली क्या लिख देंगे कि जो मैग्नीशियम है इसका एब्रीविएशन क्या होता है, Mg होता है। दिख रहा है आप लोगों को Mg, वो रिएक्ट कर रहा है मतलब हम लोग लगा देंगे प्लस। हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि किस तरह से तरीका होता है लिखने का। आप लोग खाली ऐसे देखिए कि मैग्नीशियम का लिख दिए Mg, ये रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करेंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, विथ क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। टू फॉर्म मतलब फॉर्म कर रहा है, मतलब एक एरो का साइन देंगे। मतलब जितना रिएक्टेंट्स होगा उस रिएक्टेंट्स को हम लोग सेपरेट आउट करेंगे, किससे, प्लस साइन से। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट देगा तो उस जो उधर प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट लिखेंगे, प्लस साइन से सेपरेट आउट करके। मतलब रिएक्टेंट्स को आपस में सेपरेट आउट करेंगे प्लस साइन से, एब्रीविएशन के साथ रिएक्टेंट्स को लिख देंगे। और इधर जो प्रोडक्ट भी लिखेंगे उस सबको एब्रीविएशन से लिखेंगे और सेपरेट आउट करेंगे किससे, प्लस साइन से। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो होगा जिसका डायरेक्शन किसके तरफ होगा, प्रोडक्ट के तरफ। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता ही है। दोनों मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, MgO। ये एक ट्रू रिएक्शन है। ट्रू रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन सच में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही लिख दिए। तो ऐसा रिएक्शन हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसा रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखेंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अभी ये जो है केमिकल इक्वेशन, इसमें इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो आप लोगों को पता ही है। बस इसको मोर इन्फॉर्मेटिव वे में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें लिख देते हैं कि Mg किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे G लिख देंगे, गैस लिख देंगे, यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे, इस तरह से लिख देते हैं। तो किसमें क्या लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। और क्या क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तो आप लोगों को पता ही है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हम क्विक देख लेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल ये है कुछ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रहा आप लोगों के सामने, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
क्या देने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। इतना लंबा कहानी है। अब इसको हम लोग क्विकली कैसे लिखेंगे, आप लोग लिख के बताइए जल्दी से। क्या क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3, ठीक है। रिएक्ट कर रहा है मतलब प्लस साइन। टू गिव, रिएक्ट कर रहा है प्लस साइन नहीं होगा। टू गिव डायरेक्टली वट, रिएक्ट विथ वट, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट विथ क्या लिखा हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। टू गिव मतलब एरो साइन। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? CaCl2, CaCl2, फिर कॉमा देके लिखा हुआ वाटर मतलब प्लस H2O लिख देंगे। अब एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, है कि नहीं? इतना चीज़ लिख देंगे। अब इसको मोर इन्फॉर्मेटिव वे में कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे देखते हैं इसी वीडियो का, कि कैसे हम लोग गैस को शो करते हैं, कैसे प्रेसिपिटेट को शो करते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं तो आराम से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। उससे पहले एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरह से लिखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आए हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो हम लोग को बस इस तरह से लिखना है जो अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को मैंने बताया कि जो सिंबल्स है और फॉर्मूला है ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। जो रिएक्टेंट्स है मतलब रिएक्टेंट्स है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं केमिकल इक्वेशन का, और उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं एक प्लस साइन से। द सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सिम्बल्स और फार्मूला जो भी लिखेंगे उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड केमिकल इक्वेशन का और सेपरेट आउट करते हैं प्लस साइन से। दूसरा चीज़, थर्ड पॉइंट हम लोग का है द टू साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, द टू साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर सेपरेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट। दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बीच में हम लोग एक एरो लगाते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, इसलिए मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको पहले ले लीजिए और फिर इसको ले लीजिए। ओके। तो दोस्तों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या होता है। ये सब चीज़ आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो है जैसे एटॉमिक इक्वेशन ये सब आता ही नहीं है केमिकल इक्वेशन में। इस तरह से इक्वेशन हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार टाइप्स देखना था तो देख लेंगे जल्दी जल्दी। स्केलेटन इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन, एटॉमिक इक्वेशन और मॉलिक्यूलर इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन वो टाइप का इक्वेशन होता है जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को लिख देते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, बिना बैलेंस किए। मतलब इधर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे कि कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ऐसा था कुछ कि मास जो है ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में। पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। पर स्केलेटन इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो कि बैलेंस्ड नहीं होता है। बात समझ में आ गया? ऐसा इक्वेशन हम लोग को नहीं लिखना है एग्जाम में। उसके बाद आता है बैलेंस्ड इक्वेशन। ये सबसे सही तरीका होता है इक्वेशन लिखने का, इसलिए हम लोग इसी का बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। हम लोग खाली बस इसी का बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन का। CaCO3 + 2HCl। 2 का बता रहा है यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है। H भी कितना है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2, इसमें भी, और इस साइड में भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन क्या है? 2 है। इधर भी क्लोरीन 2 है और इधर भी क्लोरीन कितना है? 2 है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छी तरह से फॉलो करता है, जो कि है CaCO3 + 2HCl गिव्स CaCl2 + H2O + CO2। हम लोग क्विकली इस चीज़ को देख रहे हैं। एटॉमिक इक्वेशन में कुछ नहीं होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एटॉमिक इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन को एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है। एटॉमिक फॉर्म में कोई भी चीज़, जैसे हाइड्रोजन हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, पर बस शो करते हैं एटॉमिक इक्वेशन में कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है। बस जिसमें एटम शो हो, मॉलिकुलर फॉर्म शो ना हो, वैसा इक्वेशन को हम लोग एटॉमिक इक्वेशन बोलते हैं। पर रियल में ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। चौथा में आते हैं हम लोग मॉलिकुलर इक्वेशन। इसका भी बात हम लोग हमेशा करेंगे, क्योंकि ये अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को दिखाने का। बैलेंस के साथ साथ हमेशा क्या होना चाहिए? हर एक रिएक्टेंट्स या फिर हर एक प्रोडक्ट्स अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को H2 लिखा गया है क्योंकि H2 ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। उसके बाद NaOH मतलब 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2, ठीक है। मतलब जैसा जो कंपाउंड या जैसा जो एलिमेंट
जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको उसी फॉर्म में दिखाया जाता है मॉलिक्यूलर इक्वेशन में। साथ में बैलेंस भी किया गया है, इसमें देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 2। अच्छा, बैलेंस कैसे करेंगे वो इसी वीडियो में है, तो बने रहिए मेरे साथ, आगे तक देखिए वीडियो को। बैलेंस कैसे करना है इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे का टॉपिक, जो कि है क्या क्या नेसेसिटी है या फिर कह सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है एक केमिकल इक्वेशन को अच्छे से लिखने के लिए। व्हाट आर द नेसेसिटीज़ या फिर व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो आप लोग इस चीज़ को अगर लाइव देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मारिए, या तो अगर बाद में देख रहे हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर लिए ज़रूर से ज़रूर। मिटा रहा हूँ मैं इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इक्वेशन लिखने का है कि वो इक्वेशन, पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो इक्वेशन ट्रू इक्वेशन होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए सबसे पहला चीज़। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ आप लोगों के सामने, अगर मैं लिख दूँ कि BaCl2 सॉरी BaSO4 लिख लीजिए, बैरियम सल्फेट, BaSO4 बैरियम सल्फेट को अगर हम लोग रिएक्ट करा देंगे मान लीजिए HCl के साथ, और बोल देंगे कि ये दे रहा है क्या, बैरियम क्लोराइड BaCl2 और H2SO4, कुछ भी लिख दिया ऐसा, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा रिएक्शन हम लोग नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू नहीं है, ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। तो ट्रू जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग इससे पहले वाले जितने एग्जाम्पल्स लिए थे, Mg+O2 गिव्स MgO, ये सब ट्रू इक्वेशन है। तो पहला केमिकल चेंज जो होगा वो ट्रू होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरा कंडीशन है कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए। नंबर दूसरा क्या है कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए। पहला क्या है, ट्रू होना चाहिए, दूसरा क्या है, बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग लिख लेंगे Mg+O2 गिव्स MgO, तो ये नहीं चलेगा, हम लोग को इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस क्यों करना होगा, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो एक सिस्टम के अंदर होगा। मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है, तो पहले अगर इसको माप लेंगे हम, ऐसे वेइंग मशीन से अगर माप लेंगे, तो Mg+O2 में जितना मास होगा, रिएक्शन होने के बाद जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तब भी मास वही रहेगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए हम लोग को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए Mg1, यहाँ पे भी Mg1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी बनाना होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन तो सही है, 2 Mg, तो यहाँ पे भी एक 2 लगा देंगे, तो 2 Mg प्लस ऑक्सीजन 2 MgO। इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में और समझेंगे आगे जाके बैलेंसिंग में, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो है, जो कि लास्ट कंडीशन होगा हम लोग का इस एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के टॉपिक में, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए हमेशा। जो भी रिएक्शन लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब एटॉमिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो पिछले टॉपिक में हम लोग देखें एटॉमिक रिएक्शन या फिर एटॉमिक इक्वेशन, वो फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर होना चाहिए। तो 3 क्या क्या है, एक ट्रू होना चाहिए, एक बैलेंस्ड होना चाहिए और अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्म वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। हो गया, ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे होना चाहिए वो देख लेते हैं। कि अगर मैं थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिया था कि सोडियम Na प्लस H2O के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, वो NaOH, और यहाँ पे लिखे थे H, तो वो H लिखना अनिवार्य है, H लिखना अनिवार्य नहीं, क्या बोलते हैं उसको, H लिखना मना है, प्रोहिबिटेड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब हम लोग बैलेंस भी कर लेंगे, तो 2Na 2H2O, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2NaOH, और बस H2 देख लेते हैं एक बार, 2Na सही है, 4H2 2 और 2 4H2 2 ऑक्सीजन एकदम सही है। तो बैलेंस भी है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन है जिसमें 3 चीज़ होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ करना है तो ये भी कर लीजिए, जो भी करना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सॉरी। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिप्रेजेंटेशन, या फिर क्या क्या नोटेशंस या फिर क्या क्या सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं और उस केमिकल इक्वेशन का जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो हम लोग उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में उसके नीचे लिख देते हैं S। इसका मतलब है वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में L लिख देते हैं और इसका मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर कोई गैसियस फॉर्म में है
गैस है वो H2 है, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं। और एक्वस AQ लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन के लिए। एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है कि कोई घुला हुआ हो पानी में, पानी में घुला हुआ, घुला हुआ, पानी में घुला हुआ। आप लोग इसको लिख लीजिए, पानी में घुला हुआ। जैसे कि मान लीजिए HCl हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग इसको डाइल्यूट ले रहे हैं। डाइल्यूट मतलब इसमें कुछ मिला हुआ है, तो इसको इसके नीचे हम लोग लिक्विड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वस लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं है, पानी में घुला हुआ HCl है, इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। जैसे अगर पानी लेंगे एक ग्लास ऐसे पानी लेंगे हम लोग, और उसमें पानी में हम लोग चीनी घोल देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद कुछ आता है ये साइंस, एरो का साइंस। एरो का साइंस क्या है, अगर एरो ऊपर की ओर है इसका मतलब हीट रिलीज़ हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है, या फिर गैस रिलीज़ होगा, हीट या फिर गैस रिलीज़ होगा, तो हम लोग ऊपर में एक साइन लगा देंगे। मान लीजिए H2 लिखा हुआ है, तो उसके बगल में ऐसा ऊपर एक साइन लगा देंगे, H2 क्या हो रहा है, रिलीज़ कर जा रहा है। अगर नीचे डाउनवर्ड एरो है तो इसका मतलब सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है। सॉलिड प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड फॉर्म, सॉलिड का चंक्स जो कि वेरी फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स रहता है, वो अगर रिएक्शन में बने तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो प्रेसिपिटेट बन रहा है। उसको एरो क्या दे देते हैं, इस तरह से। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक रिएक्शन लिखे थे, क्या लिखे थे, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर पॉज करके नोट डाउन कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए। एक रिएक्शन लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे कि लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट ये रिएक्ट कर रहा था पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और क्या बना रहा था, ये बना रहा था लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस लेड आयोडाइड के साथ क्या बना रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड था ये एक प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट। तो ये इसको तो हम लोग लॉन्ग फॉर्म में लिखे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं प्रेसिपिटेट ब्रैकेट में। जब हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो लेड आयोडाइड के जगह पे बस खाली ये सिंबल लगा देंगे बगल में, और ये सिंबल जो डाउनवर्ड सिंबल, डाउनवर्ड एरो है, ये खाली बता देगा हम लोग को क्या है कि जो लेड आयोडाइड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन के निकल रहा है। ठीक है। तो इतना ही था हम लोग का रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन यूज्ड इन केमिकल इक्वेशंस में। अब इसको हम लोग आगे बैलेंसिंग में यूज़ करेंगे, जब मोर इन्फॉर्मेटिव वे में यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे चीज़ों को। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस आता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है वो, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन वो आप लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंस में हम लोग का जो पहला इम्पॉर्टेंस है केमिकल इक्वेशन लिखने का, कि उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कितना मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट है, कितना एटम प्रेजेंट है, वो पता चल जाता है। मतलब हम लोग क्या लिख लेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख लेंगे, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये लिख सकते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है केमिकल इक्वेशन का, तो दूसरा जो है ये हम लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है नंबर ऑफ मोल्स का। मतलब इट रिप्रेजेंट क्या, इट रिप्रेजेंट वो भी जो भी है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 mg, तो यहाँ पे 2 क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स ऑफ mg है। तो नंबर ऑफ मोल्स देता है किसका, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। शॉर्टकट में हम लोग लिख रहे हैं। नंबर 3 जो है हम लोग का, नंबर 3 में ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि ये रिलेटिव मास को पता करता है, रिलेटिव मासेस को पता करने में मदद करता है। चौथा नंबर है इसका कि रिलेटिव वॉल्यूम्स को भी पता कर देता है, रिलेटिव वॉल्यूम्स को, किसका, गैसियस स्टेट में जो है, जो किसमें है, गैसियस स्टेट में है। अब रिलेटिव मासेस कैसे बताता है, रिलेटिव वॉल्यूम्स गैसियस स्टेट में ये कैसे देता है, तो वो भी नंबर ऑफ मोल्स से ही मिलता है हम लोग को, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में मोलैरिटी में देखते हैं।
क्लास 10 में बस हम लोग को जानना है कि ये सब चीज़ बताता है, इस दोनों को किस तरह से बताता है वो हम लोग इस क्लास 10 में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बैलेंसिंग में। अभी उससे पहले आप लोग इस वीडियो को चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि बैलेंसिंग क्यों है ज़रूरी। तो बैलेंसिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए है ज़रूरी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके लिए है ज़रूरी। ये क्या कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन the total mass of the reactants या फिर of products must be equal to reactants। मतलब जितना मास टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का, उतना ही मास होगा रिएक्टेंट्स का भी। टोटल इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। या तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, दिख रहा है, शुड बी इक्वल on both side of chemical equation। मतलब ये कह रहा है, मतलब इस और वाला पार्ट में कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स में जितना जितना उस एलिमेंट का एटम्स होगा वो दोनों साइड में सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिखे थे कि Mg + O2 गिव्स MgO। तो रिएक्टेंट्स में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में जितना जितना एटम्स है, मतलब यहाँ पे जैसे कितना एटम्स है 2, तो इधर भी कितना होना चाहिए 2। तो ये होता है बैलेंसिंग जरूरी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इधर जितना है इतना भी उधर ही होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बस इतना ही कहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है डिफरेंट मेथड्स ऑफ केमिकल, मतलब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या क्या मेथड है हम लोगों के पास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये है कुछ फेमस मेथड्स जो कि काम आता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जो सबसे पहला है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, फिर है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फिर है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है। बस ये वाला पढ़ना है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये सब चीज़ जो कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये सब हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। क्लास 11th केमिस्ट्री में ये सब हम लोग को जानना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड का, पर रुकिए, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड आप लोग को ऑलरेडी आता है। तो इस वीडियो में हम लोग बस हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, और अगर आप लोगों को दिक्कत आए मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अगर वो क्वेश्चन आप लोग बना लेते तो ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं अगर बन पा रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन थोड़ा भी हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम लोग एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं, जिसमें हम लोग को दिमाग का यूज़ बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। तो उस मेथड को हम लोग अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में देख लेंगे, जो कि तुरंत इस वीडियो के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग पहले हीट एंड ट्रायल को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसमें सिर्फ तुक्का मारना रहता है, बस ढेला फेंकना रहता है, कहीं भी कुछ भी लग जाए। पर इसका भी कुछ मेथड्स होता है जो कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो समझते हैं इस हीट एंड ट्रायल मेथड को एक एग्जाम्पल के साथ। मैं ले लेता हूँ Fe + H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। अभी इस चीज़ को हम लोग को बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो, क्योंकि स्टेप्स लिखने जाएंगे वो बेकार का चीज़ है, बिकॉज आप लोग स्टेप्स रटना नहीं है, और स्टेप्स से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो एक एग्जाम्पल से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क्स देंगे, वो आप लोग को बनाना है, और नहीं बनेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो देखना जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इस मेथड में हम लोग को खोजना रहता है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में कौन है। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये दिख रहा है, भारी भरकम मॉलिक्यूल Fe2O3 है। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है।
अब उस मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे कौन सा ऐसा एटम है जिसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे Fe है और ऑक्सीजन है। Fe कितना है, 2 Fe's आर देयर। ऑक्सीजन कितना है, 3। तो ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गो है, इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 3 गो है। तो इधर भी 3 गो करना पड़ेगा। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, बस 1। तो 3 करने के लिए यहाँ पे एक 3 लगा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 ऑक्सीजन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसी एटम का दूसरा, इसी मॉलिक्यूल का दूसरा एटम देखेंगे जो कि क्या है, Fe कितना है, 2। तो इसमें Fe को भी 2 कर देंगे। तो Fe को भी हम लोग क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया। दोनों, पहला कौन सा करेंगे, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल खोजेंगे, उसमें जो एटम का नंबर ज़्यादा है पहले उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो यहाँ पे 2 ही था, तो डिक्रीजिंग में उसके बाद आयरन था, तो आयरन को हम लोग बैलेंस कर दिए। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि सब बैलेंस हो गया कि नहीं। देखिए Fe इस रिएक्टेंट साइड में 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 जा 6 है, टोटल 6 हाइड्रोजन्स है। यहाँ पे 2 ही है, तो हम लोग एक 3 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन देख लीजिए, टोटली बैलेंस्ड है। 2 Fe, इधर भी 2 Fe, 6 H2, तो इधर भी 6 H2, 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। दैट्स इट। ये बहुत ही इजी है, पर इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनता है तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले एक बात सुन लीजिए, अगर कोई भी बैलेंसिंग आपके पास आता है, कोई पूछता है या फिर आप बनाते हैं, 1 से 2 मिनट में अगर इस मेथड से ना बने तो वो मेथड से बनाना है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अलजेब्रिक मेथड से बनाना है। क्योंकि अगर 2 से 3 मिनट में ना बन पाए तो इसका मतलब इस मेथड से बनने में और ज़्यादा टाइम लग सकता है। एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको उस मेथड का यूज़ कर लेना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसका लिंक। उसके बाद हम लोग को यही चीज़ सजा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ईजी क्वेश्चन में वो मेथड नहीं लगाना है, इजी क्वेश्चन में यही हम लोग को हिट एंड ट्रायल ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में यूज़ करना है उसको। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, जिसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए कि मीथेन है CH4 प्लस दिया हुआ है ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, जो कि नहीं चलता है। एटॉमिक फॉर्म में अगर है तो उसको हम लोग को मॉलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखेंगे इसमें। तो CH4 प्लस एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन क्या देगा, ऑब्वियसली CO2 प्लस H2 देगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यही मिलता है, CO2 और H2O। ठीक है, कोई भी रहे, पर हम लोग को हर केस में बैलेंस करना रहता है। ये सबसे ईजी केस लिए हम लोग, इसलिए ये बन जाएगा। अगर ज़्यादा लेंगे तो हम लोग का बनने में थोड़ा सा तकलीफ होगा और बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में, क्योंकि वो फ्रैक्शंस में आने लगता है, एक होता है एक नहीं होता है। तब वो नीचे वाला लिंक से आप लोगों को करना है, जो अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है हमको, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल इसमें दिख रहा है, ये है 4 और एक 5, इसमें है 2 और एक 3। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कितना है, ये वाला CH4। अब CH4 में कौन सा एटम में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, H में। तो सबसे पहले H को बैलेंस करेंगे, इसमें 4 H है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 लगा देंगे ऐसे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 4 हो गया, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन इसमें 1, इसमें भी 1, सही है। उसके बाद बचा क्या, बस ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन इसमें है 2 ऑक्सीजन, 2 O है, और इसमें भी 2 है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो इसमें भी खाली 4 ऑक्सीजन हम लोग लगा देंगे। पर ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है, तो इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, कुछ इस तरह से CH4 लिख देंगे, प्लस ये 4 को O2 पहले यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 O2 कर देंगे। इस 4 को स्प्लिट कर देंगे, एक नीचे एक ऊपर, एक मॉलिकुलर फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद जितना बचेगा वो इसके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद CO2 जैसा था उतना, और प्लस 2 H2O। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस। चलिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, जो कि आप लोगों को ट्राई करना है इसी हिट एंड ट्रायल मेथड से, और अगर बन जाए तो लिख देना है कि बन गया है नीचे कमेंट में, और वो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। और अगर नहीं बनता है तो भी लिखिए, ताकि मैं वो वीडियो बना पाऊँ। अगर नहीं भी कमेंट करते हैं फिर भी वो वीडियो मैं लाऊँगा ही, तो उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए होमवर्क देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क का सवाल, जो कि है बैलेंस द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है, आप लोगों को चारों क्वेश्चन बना के सॉल्व करके लिख देना है। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, बस वो नंबर बस कमेंट में लिख देना है। समझ लीजिए आपको 1 नहीं बना तो बस 1 लिख दीजिए, 2 नहीं बना तो 2 लिख दीजिए, चारों नहीं बना तो 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, जितना नहीं बना उतना लिख दीजिए। ठीक है, अगर एक भी नहीं बना मतलब एक भी नहीं बना तो चारों लिख दीजिए यहाँ पे। और अगर सब का सब आपका बन चुका है तो आप बस यस लिख के कमेंट कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपका सब सारा बन चुका है।
ठीक है। तो ये है C5H12 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O। ये जो C5H10 है, इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन। पेंटेन पेंटेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। C6H6 ये है एक्चुअली बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। उसके बाद है सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। यह है नाइट्रिक एसिड। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ पता होगा। NH3 अमोनिया है, ये अमोनिया प्लस क्लोरीन गैस, ये तो पता ही है, नाइट्रोजन गैस, और ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट या फिर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब चीज़ को आप लोग बैलेंस कीजिए। तब तक के लिए